जितने भी लोगों ने वेल्थ जनरेट किया है शेयर मार्केट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, उन लोगों ने खुद सेल्फ नॉलेज से ही वेल्थ जनरेट किया। तो अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो वेल्थ जनरेट करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करिए, नॉलेज जनरेट करिए, तभी आप अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाओगे। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनिथ सारथी पे। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। अब आज का जो वीडियो है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप लोग को सारी कंफ्यूजन जो भी म्यूचुअल फंड चूज करने के पहले आती हैं, क्या क्या चीजें हम लोग को देखनी है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले, क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, वह सारे मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अब कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले हम उसका एनएवी देखते हैं कि उसका एनएवी कितना चल रहा है। अब एनएवी ठीक ऐसा ही होता है जैसे कि कोई शेयर का प्राइस। आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम देखेंगे उसका एक एनएवी रहता है। अब वो एनएवी कैसे डिराइव होता है, क्या चीज होता है, हम लोग आगे देखते हैं। एनएवी आपने हमेशा देखा होगा, ये डे बाय डे चेंज होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड के आगे उसका एक एनएवी लिखा रहता है, चाहे वो 125 हो, 100 हो, 50 हो, क्या होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। अब एनएवी क्या है? एनएवी उस म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू होती है, कि जैसे कि हमारा शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस उस शेयर का, उस स्टॉक का वो मार्केट वैल्यू होता है, उसी तरह से जो एनएवी है वो उस म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू होती है। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत सारा फंड्स आता है, उनके पास जो पैसा आता है वो बहुत सारे सोर्सेज से आता है, जैसे कि बॉन्ड से आता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से आता है, सिक्योरिटी मार्केट से आता है। अब क्योंकि जो सिक्योरिटी मार्केट्स है इन सबका जो वैल्यू है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है, इसी वजह से जो उस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो भी डे बाय डे चेंज होता रहता है। अब आप जो एनएवी है उसको कैसे हम डिराइव कर दिया, कैसे वो निकलता है, वो क्या रहता है? मार्केट वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स एसेट, यानी कि जितना भी उसका होल्डिंग है, जितना भी उसके पास में पैसा है उस म्यूचुअल फंड के पास में, उसका मार्केट वैल्यू माइनस उसका लायबिलिटी, जो भी उसकी लायबिलिटी है, चाहे वो जो भी चार्जेस हों या उसकी जो भी लायबिलिटीज हों, वो सारा माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड्स के कितने मार्केट में अवेलेबल हैं, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आएगी वो उसका एनएवी होता है। और ये डे बाय डे चेंज हो जाता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, एज पर मार्केट जो वेरी करता है। तो इसी वजह से आप देखो कि किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। तो अब आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा कि आखिर एनएवी होता क्या है। अब जो 5 फैक्टर्स हैं जो कि हम लोग को देखने हैं कोई भी म्यूचुअल फंड्स देखने के पहले, वो ये हैं: उसका पास्ट परफॉर्मेंस, उसका फंड मैनेजर, डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट या ग्रोथ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं उसके पास्ट परफॉर्मेंस में, कि जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं, मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा एक दो साइट। आजकल के टाइम पे बहुत सारी साइट्स है जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो कि क्या क्या है। मैंने एक आपको एग्जांपल में आपको समझाने के लिए मैंने 2-3 फंड्स सिर्फ एज ए एग्जांपल दे दिए हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का मेरा कोई भी पर्सनल आप लोग से कोई भी राय नहीं है मेरी। जैसे कि सपोज करिए एक ये फंड है डीएसपी फ्लेक्सी फंड। अब इसमें क्या है कि जो आपका रेटिंग है, ये रेटिंग है क्रिसिल की, जो कि रेटिंग एजेंसी है, ये उसको रेटिंग देती है उस फंड को, जैसे 2 स्टार 4 स्टार। अब उसका जो एयूएम है, यानी कि टोटल उसका जो वैल्यू है उस म्यूचुअल फंड का, जैसे कि अभी हमने देखा कि उसका टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, वो ये है। उसके बाद में 1 वीक का रिटर्न उसने कितना दिया है, 1 मंथ का कितना दिया है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ये सारा उसका रिटर्न है। ये आप लोग इजीली, बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें आप देख सकते हो कि उसने प्रीवियस रिकॉर्ड्स किस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास में फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, लेकिन हम प्रीवियस रिकॉर्ड देख के उसका ये देख सकते हैं कि हाँ, इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है कि नहीं रहा है, वो हम इजीली देख सकते हैं, जो कि हमको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ये हर कोई गलती करता है म्यूचुअल फंड लेने से पहले। कोई भी एजेंट आपको ये पॉइंट नहीं बताता है, और जिसकी वजह से आप लोग का एटलीस्ट मैं बताऊं लॉन्ग टर्म में कम से कम आपका 4 से 5 लाख का नुकसान हो जाता है म्यूचुअल फंड्स में। वो ये है कि डायरेक्ट और ग्रोथ। कभी भी आप लोग म्यूचुअल फंड्स लेते हैं उसमें आप देखेंगे दो, एक ही म्यूचुअल फंड्स के दो रहते हैं, आगे उसमें ग्रोथ लिखा होगा या डायरेक्ट प्लान लिखा होगा। अब ग्रोथ क्या रहता है? ग्रोथ जनरली उसमें जो कमीशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और डायरेक्ट प्लान में कमीशन कम रहता है। इस वजह से आपका जो लॉन्गर टर्म में जो वैल्यू होता है उसमें आपका डिफरेंस कम से कम 5 से 6 लाख का आ जाता है। ये आप बचा सकते हो। इसलिए कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स लो तो उसका डायरेक्ट प्लान लो। अब डायरेक्ट प्लान का कैसे, डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ प्लान में क्या डिफरेंस रहता है, क्या आगे उसमें आता है, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बस आप ये चीज ध्यान रखो कि कभी भी अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड लेना है तो आपको उसका हमेशा डायरेक्ट प्लान लेना है। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो उससे भी बोलिए कि मेरे को डायरेक्ट प्लान देना है, वरना वो आपको ग्रोथ प्लान देके चला जाएगा, यानी कि ज्यादा कमीशन वाला प्लान देके चला जाएगा। अब इसके बाद आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी होल्डिंग्स, यानी कि उस म्यूचुअल फंड्स में किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है, किस किस चीजों में इन्वेस्ट हुआ है, डेरिवेटिव में इन्वेस्ट हुआ है कि इक्विटीज में इन्वेस्ट हुआ है,
किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, जैसे कि एक ये फंड है जिसको मैंने लिया है। अब उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स टोटल 72 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें लार्ज कैप आपका 2.14% है, मिड कैप 13% है और स्मॉल कैप 64% है और अदर्स में 12% आ जाते हैं। इक्विटी 92% है और 8% में उसके जो डेरिवेटिव है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसमें देखूँ कि इसने किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या क्या कंपनीज हैं, ये आपको इजिली दिख जा रहा है। उसकी वैल्यू टोटल अभी तक कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, यानी कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड है उसमें 4.64% तक का इसका इन्वेस्ट, मतलब टोटल जो अमाउंट है उसका 4.64 किया हुआ है। फिर शीला फोम में 3 किया हुआ है। एक मंथ में उसकी शेयर प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है उस पर्टिकुलर शेयर में। उसके बाद में एक ईयर का हाईएस्ट होल्डिंग कितना रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसा भी उनको लगता है वो अपना होल्डिंग्स बढ़ाते और घटाते रहते हैं। तो उसी लिए एक साल का सबसे हाईएस्ट होल्डिंग क्या है, एक ईयर का सबसे लोएस्ट होल्डिंग क्या है, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या है और एक मंथ में कितना उसने क्वांटिटी चेंज किया है। ये सारा चीजें हम लोग को पता चल जाती हैं इससे। अब इसके बाद आता है फंड मैनेजर, यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड्स में कुछ फंड मैनेजर असाइन होते हैं। अब आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि उस फंड मैनेजर ने कहाँ का काम किया है, जहां काम किया है वहां के म्यूचुअल फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं है, एक बार आपको वो देख लेना। और इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत सारी आजकल साइट्स हैं, सब में मिल जाएंगी। 2-3 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूंगा, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब यानी कि हर एक म्यूचुअल फंड का कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आप उसमें एसआईपी में 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। अब हम लोग ने जो ये पांचों चीजें देखी है, पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर, डायरेक्ट ग्रोथ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग्स, ये 500 ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप लोग ने देख ली तो आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना। अब आप लोग ये सोचोगे कि भैया इतना मेहनत कौन करे, इसके बारे में किसी से पूछ लूं कि भैया आप म्यूचुअल फंड मेरे को बता दो, वो मेरे को बता देगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आप खुद के पास में नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो फंड खराब परफॉर्म करने लगेगा, या सपोज करें कि आपको किसी ने कोई फंड बताया और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप दूसरे को सुनाओगे ही, अपने खुद से आप कोई चूज नहीं करोगे, हमेशा आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे। और ये याद रखिए, कभी भी आप अगर दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो आप कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएंगे। चाहे हिस्ट्री करके देख लीजिए, जितने भी लोगों ने वेल्थ जनरेट किया है शेयर मार्केट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, उन लोगों ने खुद सेल्फ नॉलेज से ही वेल्थ जनरेट किया। तो अगर आप इस मार्केट में आ रहे हो वेल्थ जनरेट करने के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करिए, नॉलेज जनरेट करिए, तभी आप अपने लिए वेल्थ जनरेट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका एक सेकंड पार्ट भी आना है जिसमें मैं कुछ टेक्निकल फैक्टर्स बताऊंगा म्यूचुअल फंड चूज करने के पहले, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।